स्वागत है सभी का फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के इस नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग फिशरीज में फिजियोलॉजी की जो मछलियों की फिजियोलॉजी है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन की चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि बहुत जल्द ही इस चैनल पर सिविल सर्विसेज के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो किसी अच्छे कैरियर के रूप में सिविल सर्विसेज को अपनाना चाहते हैं वो उससे जुड़ी तमाम जानकारियां इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे संबंधित जो चीज़ें हैं उनका लाभ उठाइए, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए जो दूसरे अपने साथी हैं उनको भी इसके बारे में बता सकते हैं ताकि उनको भी इसका लाभ हो और वो घर से ही इस प्रतिष्ठित सेवा अगर वो चाहते हैं तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन ये दो महत्वपूर्ण फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन को हम लोग हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं। एंड एक्सक्रीशन मीन्स द रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस or harmful substance which are produced as a byproduct in our metabolic process and which is very harmful to our body. So the removal of such harmful substance from the body is known as excretion. And another process that is osmoregulation. It is actually the control of the internal atmosphere of the body in order to facilitate the exchange of different substances inside and outside of the body. तो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन काफ़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं और काफ़ी एक दूसरे से संबंधित भी हैं। एक्सक्रीशन में हम जो हानिकारक तत्व हमारी उपापचयिक क्रियाओं के दौरान बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि ये हानिकारक तत्व अगर शरीर में एक सीमा से ज़्यादा रुक जाएं तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनको शरीर से निकालने की क्रिया ही एक्सक्रीशन कहलाती है। दूसरी तरफ ऑस्मोरेगुलेशन है जो हमारे शरीर का जो अंतः वातावरण है। इंटरनल एटमॉस्फेयर मीन्स the status of extracellular fluid and cytoplasm or we can say protoplasm. तो जो ऑस्मोरेगुलेशन है इनमें हम जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है या जो हमारा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स है, बॉडी फ्लूइड्स है और कोशिका का साइटोप्लाज्म है, इसके कंसंट्रेशन को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार मेंटेन किया जाता है जिससे कोशिका के अंदर और बाहर विभिन्न चीज़ों का आदान प्रदान शरीर की आवश्यकता के अनुसार होता रहे। इसी क्रिया को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। और जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं शरीर को या यूं कह लीजिए कि जीवन को बनाए रखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। Excretion and osmoregulation is closely related physiological process. Here, first the definition of excretion. Excretion is the process of removal of unwanted substance from the body, which are produced through our metabolic activities and who is harmful if they retain in the body. तो actually excretion वह प्रक्रिया है कैसी प्रक्रिया? रिमूवल ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंस, जो अवांछनीय तत्व हैं उनके रिमूवल की प्रक्रिया है। और अगर ये सब्सटेंस जो कि हानिकारक हैं ज़्यादा समय तक रिटेन कर लिए जाएं, बॉडी में रुकें तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। दूसरी तरफ ऑस्मोरेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड for the integrity of physiological process
एंड लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो जो हमारा बॉडी फ्लूइड है, चाहे वह एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हो या सेल का प्रोटोप्लाज्म हो, इसके अंदर के कंसंट्रेशन के नियंत्रण की प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं ऑस्मोलरिटी, जो ये दोनों लिक्विड हैं इनके ऑस्मोलरिटी के रेगुलेशन की प्रक्रिया है, ताकि उनका कंसंट्रेशन इस प्रकार बना रहे जिससे बॉडी या हमारा शरीर या कोशिकाएं कोशिका के अंदर और बाहर विभिन्न तत्वों के आने जाने पर नियंत्रण कर सकें। तो ये दोनों क्रियाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन अंतः वातावरण को एक समान बनाए रखता है और एक्सक्रीशन जो है वो हमारे शरीर से जो हानिकारक तत्व हैं उनको बाहर निकालता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना जरूरी है कि जो हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हैं वो जो बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता है, वो एक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा तत्वों का आदान प्रदान शरीर से होता है, यानी कि कोई पदार्थ, मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, तो कोई पदार्थ वो अधिक कंसंट्रेशन से यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब किसी, मान लीजिए कोशिका में किसी चीज़ की एंट्री लेनी है तो उस पदार्थ का कंसंट्रेशन कोशिका के अंदर कम होना चाहिए, तभी वह बाहर से अंदर इंटर कर सकेगा। और अगर किसी चीज़ को बाहर निकालना है तो उसका कंसंट्रेशन कोशिका के अंदर ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू आउटसाइड, तभी वह उसके बाहर निकल सकेगा। तो यह कंसंट्रेशन जो है वो इस ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया के द्वारा मेंटेन किया जाता है, यानी कि हमारी नीड के हिसाब से जो कोशिका के अंदर का द्रव है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, इनके कंसंट्रेशन को बॉडी की आवश्यकता के अनुसार बनाए रखना ही ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रक्रियाएं हैं। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं को देखते हैं कि मछलियों में ये कैसे ऑपरेट होते हैं, क्या प्रक्रिया है इनमें। तो सबसे पहले जो एक्सक्रीशन की प्रक्रिया है और ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया है, उनके अंग कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। तो मछलियों में गिल्स एंड किडनी आर टू इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ फिशेस इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। जो गिल हैं यानी गलफड़े हैं और जो ब्रेक हैं, किडनी हैं, गुर्दे हैं, ये दो अंग हैं जो कि मछलियों में उत्सर्जन और ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया में भाग लेते हैं। अब इनमें से जो किडनी है हमारा, उसका पहला काम है उत्सर्जन करना, यानी शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालना। जबकि जो गिल्स है हमारा, जो गलफड़े हैं, इसको सब लोग हम जानते हैं कि जो गिल होता है, ये जो हमारा गिल है, इसका मुख्य काम है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि श्वसन में ये भाग लेता है, गैसों का आदान प्रदान करता है जो गिल है हमारा। तो इसका प्राथमिक काम गैसियस एक्सचेंज का है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान करना है। लेकिन द्वितीयक रूप से यह एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में भी मदद करता है, यानी सेकेंडरली इट इन्वॉल्व इन excretion and osmoregulation in fishes. So, gills and kidney are two important organs of fishes involved in excretion and osmoregulation. Kidney is primarily related to excretion. It means the primary function of kidney is excretion in fishes and osmoregulation, while the primary function of gill is the gaseous exchange for respiration, and the secondary function of the gill is to help in excretion and osmoregulation in fishes. तो ये दो महत्वपूर्ण अंग हैं जो कि जिनका प्राथमिक उद्देश्य तो अलग अलग होता है, लेकिन
प्राथमिक या द्वितीयक रूप से ये एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों में भाग लेते हैं। तो अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो जो मछलियों के एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के अंग हैं वो हमारे गिल और किडनी होते हैं। गिल और किडनी होते हैं, ये जो है दो महत्वपूर्ण अंग हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम जो है उत्सर्जन और ऑस्मोरेगुलेशन के जो अंग हैं इनमें से जो पहला महत्वपूर्ण अंग है किडनी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे दूसरे कार्डेट प्राणी हैं, एज इन अदर कार्डेट्स एनिमल्स, फिशेज आल्सो हैव ए पेयर ऑफ किडनी लोकेटेड अबव द एलिमेंट्री कैनाल। जो मछलियां हैं इनमें भी बाकी कशेरुकी जीवों की भांति एक जोड़ा जो है वो किडनी होता है, और यह जो है लोकेटेड अबव द एलिमेंट्री कैनाल, यह जो है वह एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर स्थित होता है। फिशेज हैव ए पेयर ऑफ किडनी लोकेटेड अबव द एलिमेंट्री कैनाल, जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल है उसके ऊपर स्थित होते हैं। ये एक जोड़े किडनी है नियर दी वर्टेब्रल कॉलम, ऐसा कह सकते हैं, जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके पास स्थित होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इन टेलियास्टियन फिशेज ईच किडनी इज डिविजिबल इनटू 2 पार्ट्स। फिशेज की स्टडी में जो फ्रेश वाटर टेलियास्ट फिश हैं उनको हम एक टिपिकल फिश मानते हुए उनको ही एक टिपिकल एनिमल के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम एज ए रेफरेंस टेलियास्टियन फिश को लेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू start the teleostean fishes about the जो फिशेज हैं उनमें हम टेलियास्टियन फिशेज को एक रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं। ये फ्रेश वाटर फिशेज हैं और ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी टेलियास्टियन फिशेज में किया जाता है, इसलिए हम जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होंगी उनमें इन्हीं को रेफरेंस के रूप में यूज करेंगे। जो टेलियास्टियन फिशेज हैं उनमें किडनी को मार्फोलॉजिकली 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला भाग होता है हेड किडनी और दूसरा भाग होता है ट्रंक किडनी। लेकिन जो अदर वैरायटीज की फिशेज हैं, बट इन मेनी अदर फिशेज दीज 2 पार्ट्स ऑफ किडनीज may be non-divisible or non-distinct. So in teleostean fishes the kidney is morphologically divisible into 2 parts, that is head kidney and trunk kidney, but in other species of fishes it may be possible that they are non-distinct or not divisible. मतलब सारी फिशेज में ज़रूरी नहीं है कि इनको हम मॉर्फोलॉजिकली 2 भागों में बांट सकें, कभी कभी ये समान भी हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो जो किडनी मछलियों की हैं उनके 2 भाग होते हैं, उनकी संरचना के हिसाब से भी और बाहर से भी हम इनको पहचान सकते हैं। मुख्य रूप से डिवीजन तो संरचना के हिसाब से ही है, हिस्टोलॉजिकली ही है, और ये 2 भाग हैं हेड किडनी और ट्रंक किडनी। तो अब हम देखते हैं कि हेड किडनी और ट्रंक किडनी, why the kidney is divided into head and trunk kidney, what is difference between head kidney and trunk kidney. Now it is the figure of the morphology of the kidney in different species of the fishes. It is the this type of kidney is found in Clupidae family of the fishes. Clupidae में पाया जाता है, and this type of kidney is found in Plastocidae, that is marine catfishes है। ये Plastocidae ये group of marine catfishes and eels, eel में पाया जाता है। So this type of kidney occurs in Plastocidae and eels, and this type of kidney is found in most of the marine fishes, यानी most of the marine fishes consist this type of kidney।
and this type of kidney is found in seahorse and pipefishes. It is another form of kidney which is found in Lophidae family of the fishes. So in different families or classes of the fishes, the morphology of the kidney is variable and it is found in different form. Here we can see that both the kidney are found fused with each other. It is actually a pair of kidney and both the kidney gets fused through entire length. पूरी लंबाई में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं. यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये आधा है, एक किडनी है और यहाँ से इधर का दूसरा किडनी है. तो क्लोपिडी वर्ग की जो मछलियाँ हैं उनकी जो दोनों किडनी होती हैं वो पूरी लंबाई में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से फ्यूज हो जाती हैं. दूसरा जो प्लास्टोसिडी है, इसमें देखिए अच्छा ये जो ऊपर का भाग है, ये भाग ये हेड किडनी का होता है. यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर का ये भाग जो है वो हेड किडनी का है और नीचे का ये जो भाग है वो ट्रंक किडनी है. यहाँ जो प्लास्टोसिडी है, here the anterior most portion of the two kidney are separated with each other, but the posterior most portion is fused and united with each other. So यहाँ हेड किडनी का जो भाग है दोनों किडनियों का वो एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन ट्रंक किडनी वो एक दूसरे से जुड़ा होता है. And in most of the marine fishes, here also we can see that the head kidney, part of the head kidney of the two kidney and some part of the trunk is also gets separated, but the latermost part are united. तो यहाँ पर भी जो है इन जो हमारी मोस्ट ऑफ द मेरिन फिशेज हैं इनमें भी ट्रंक किडनी का मोस्ट ऑफ द भाग वो जुड़ा होता है, यूनाइटेड होता है, एंड हेड किडनी वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं. सी हॉर्स एंड पाइप फिशेज both the kidney are almost most of the part of the two kidney are separated, and only a few part of the posterior part of the two kidney gets united with each other, and the similar situation is found in Lophidae. Here also both the kidney are separated with each other, and this is the interior most part is known as head kidney, and the posterior most part is the trunk kidney. तो अलग अलग फिशेज में इस तरीके की किडनी की अलग अलग मार्फोलॉजी होती है, जबकि ह्यूमन बींग्स में देखा जाए तो हमारी जो है सभी ह्यूमन बींग्स की किडनी की मार्फोलॉजी एक जैसी होती है. बीन शेप्ड होता है, हम सभी जानते हैं, एक पेयर होता है. लेकिन फिशेज में जैसे कि उनकी बॉडी में काफ़ी वेरिएशन है, वेरिएबिलिटी है, एंड due to variation in their morphology, their kidney also differ in different species. तो अलग अलग वैरायटीज में अलग अलग प्रकार की किडनी होती हैं और इन सभी में दो भाग होते हैं, ऊपर का भाग हेड किडनी और नीचे का भाग ट्रंक किडनी. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं. तो किडनी के स्ट्रक्चर में इन मेनी फिशेज बोथ द किडनी इज फाउंड पार्शियली और कम्प्लीटली इन यूनाइटेड कंडीशन. ये हम लोग आगे देख चुके हैं. ज़्यादातर मछलियों की वैरायटी में जो दोनों किडनी हैं वो पार्शियली यानी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई जाती हैं. नो हिस्टोलॉजिकली यानी कि इन द व्यू ऑफ टिश्यू which form the structure of the kidney from the point of histological view. Histologically head kidney is non-excretory in nature. जो head kidney होती है उसका excretion में कोई योगदान नहीं होता, वो non-excretory होती है. क्यों होती है? Because it lacks nephrons. So the head kidney is non-excretory in nature because it lacks nephrons. क्योंकि इनमें नेफ्रॉन्स नहीं होते और चूंकि नेफ्रॉन ही फिल्टर पंप हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं, वहाँ से उत्सर्जित पदार्थों को अलग करते हैं. तो अगर हेड किडनी में नेफ्रॉन ही नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उसका एक्सक्रीशन में कोई योगदान नहीं होगा.
So when nephron is as nephron is the filtration unit of the kidney and the head kidney lack the nephron, so there is no role of head kidney in the excretion. Now if nephron is absent in head kidney, then what is the structure of head kidney? So head kidney consists of lymphoid tissue, hemopoietic tissue and internal chromaffin tissue. जो हेड किडनी है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज. फर्स्ट hemopoietic टिश्यू, सेकंड इंटरनल chromaffin टिश्यू एंड थर्ड lymphoidal टिश्यू. तो जो हमारी किडनी का जो हेड किडनी वाला भाग है, इनमें नेफ्रॉन नहीं होते. यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनी होती है, जिनमें पहला है लिम्फोइड ऊतक, दूसरा है हीमोपोएटिक ऊतक और तीसरा है इंटरनल क्रोमैफिन टिश्यू. लिम्फोइड ऊतक वो लिम्फ से संबंधित होते हैं. हीमोपोएटिक टिश्यू जो होते हैं वो ब्लड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं और इंटरनल क्रोमैफिन टिश्यू कुछ कलर्ड टिश्यू होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के कलर्ड प्रोड्यूस करते हैं. तो इस तरीके से जो हमारी हेड किडनी है ये उसकी संरचना है. नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रंक किडनी. So the trunk kidney, it is main excretory part of the kidney because it contains nephrons. So the trunk part of the kidney consists of many nephrons and lymphoid tissue. The trunk kidney is composed of many nephrons and lymphoid tissue, and here we can see nephron is the excretory unit of kidney and it involved in the filtration and processing of excretory substance from the blood. So the main unit of the excretion is nephron, and the kidney, the unit of the kidney is ultimately the nephrons, because nephrons involved in the filtration process, and after filtration they also involve in the processing of the filtrate and ultimately converts these filtrates into urines. तो जो हमारी ट्रंक किडनी है यह मुख्य रूप से नेफ्रॉन और लिम्फोइड टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और चूंकि नेफ्रॉन वो प्रत्येक वृक्क के उत्सर्जन की इकाइयां हैं, ये उत्सर्जी पंप की भांति काम करते हैं जो रुधिर को छानते हैं, उससे उत्सर्जी पदार्थों को अलग करते हैं और छने हुए भाग से फिर उसका प्रसंस्करण करते हैं और प्रसंस्करण करके उसे अंततः यूरिन में बदलते हैं, यूरिन के फॉर्म में बदलते हैं. तो जो ट्रंक किडनी है यही हमारी मुख्य रूप से उत्सर्जी किडनी है. तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा कि मछलियों में एक जोड़ा किडनी होता है जो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर और वर्टेब्रल कॉलम के नीचे पाया जाता है. अलग अलग मछलियों में जो एक जोड़ा किडनी है वो जुड़े हुए पाए जाते हैं, किसी में आंशिक रूप से जुड़े होते हैं, किसी में पूर्ण रूप से जुड़े हुए पाए जाते हैं. और ज़्यादातर मछलियों की प्रजातियों में जो किडनी होता है वो ऊतकीय दृष्टि से 2 भागों में बटा होता है. एक हेड किडनी जो कि मुख्य रूप से लिम्फोइड टिश्यू, क्रोमाफिन टिश्यू और हीमोपोएटिक टिश्यू से मिलकर बना होता है, और इनमें चूंकि नेफ्रॉन नहीं होते इसलिए इनका कोई रोल उत्सर्जन में नहीं होता. किडनी का दूसरा भाग जिसे हम ट्रंक किडनी कहते हैं यह मुख्य रूप से नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है और ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करता है और अल्टीमेटली यूरिन के फॉर्मेशन का काम करता है. तो अब जो है अब हम आगे देखेंगे कि चूंकि अब एक मोटे तौर पर एक किडनी की संरचना समझ में आ गई, दोनों जो भाग थे उनमें क्या क्या है. अब जो ट्रंक किडनी में नेफ्रॉन है जो कि अल्टीमेटली एक्सक्रीशन का काम करते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. तो आइए अब इन नेफ्रॉन के बारे में देखते हैं, इनकी क्या संरचना है. तो ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. यहाँ पर हम लोग फॉलोइंग ऐड कर लेंगे. जो नेफ्रॉन है वो निम्न भागों का बना होता है.
ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो है ये रीनल कार्पुक्यूल्स और मेलपिगियन बॉडी। पहला जो भाग है वो होता है एक रीनल कार्पुक्यूल्स या मेलपिगियन बॉडी। दूसरा होता है ये सिलिएटेड नेस्क रीजन। तो यहाँ पर हम लोग इसके चित्र में देखते चलते हैं। पहला जो भाग है ये रीनल कार्पुक्यूल्स और मेलपिगियन बॉडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। और यहाँ हम देख सकते हैं ये जो भाग है ऊपर का, ये पूरा भाग ये रीनल कार्पुक्यूल्स है या मेलपिगियन बॉडी इसको कहते हैं। ये जो पार्ट है पूरा ऊपर का कप के समान संरचना होती है, ये मेलपिगियन बॉडी है। और दूसरा जो पार्ट है वो है सिलिएटेड नेस्क। ये जो पतली सी नली इस मेलपिगियन बॉडी से निकलती है और इसकी जो सेल्स होती हैं इसकी ग्रीवा में सीलिया पाए जाते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज सिलिएटेड नेस्क। तो ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज मेलपिगियन बॉडी या रीनल कार्पुक्यूल्स। सेकंड इज द सिलिएटेड नेस्क एंड थर्ड इज ए प्रॉक्सिमल सेगमेंट विथ ब्रश बॉर्डर सेल्स। सिलिएटेड नेस्क के बाद का जो भाग है वो ब्रश बॉर्डर सेल्स का होता है, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो भाग है, ये यहाँ तक का जो भाग है इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रॉक्सिमल सेगमेंट। ये भाग जो है वो फर्स्ट प्रॉक्सिमल सेगमेंट है और इसकी जो सेल्स हैं उनमें भी अनेक फ्लेजला होते हैं, यानी ब्रश के समान संरचना होती है, इसलिए इसको ब्रश बॉर्डर सेल कहते हैं। एंड इसके बाद जो अगला पार्ट होता है सेकंड प्रॉक्सिमल सेगमेंट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड प्रॉक्सिमल सेगमेंट होता है। इसकी जो सेल्स है वो भी ब्रश बॉर्डर वाली होती हैं, बट यहाँ पर जो ब्रशेज की संख्या है वो कम होती है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट प्रॉक्सिमल सेगमेंट। तो जो फर्स्ट प्रॉक्सिमल सेगमेंट है ये proximal segment, or we can say first proximal segment with brush border cell, and later a second proximal segment with less developed brush border cells। तो ये जो है चौथा भाग हो गया, यानी कि पहला भाग रीनल कार्पुक्यूल्स हो गए, दूसरा भाग सिलिएटेड नेस्क हो गया, तीसरा भाग ये फर्स्ट प्रॉक्सिमल सेगमेंट विथ ब्रश बॉर्डर सेल्स, फोर्थ पार्ट ये सेकंड प्रॉक्सिमल सेगमेंट विथ लेस डेवलप्ड ब्रश बॉर्डर सेल्स, एंड फिफ्थ पार्ट ये नैरो सिलिएटेड इंटरमीडिएट सेगमेंट फ्रॉम हियर टू हियर, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो भाग है वो इंटरमीडिएट सेगमेंट है ट्यूब्यूल्स का, और इनमें भी सिलिया होते हैं, सिलिएटेड रीजन है। और यहाँ से लेके ये जो मतलब यहाँ से लेके और ये जो भाग है यहाँ तक, ये जो है वो डिस्टल सेगमेंट है विथ क्लियर सेल्स, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो भाग है इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें फ्लैजेला नहीं होते, वो ब्रश बॉर्डर्स नहीं होती, बल्कि चिकनी वाल वाली होती हैं। और यह जो होता है वो हम कहते हैं डिस्टल सेगमेंट्स विथ क्लियर सेल्स। एंड ये जो थोड़ा सा मोटी नली होती है, डायलेटेड ट्यूब्यूल्स है, इट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट्स। सो एवरी नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स। फर्स्ट इज जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज मेलपिगियन कार्पुक्यूल्स और मेलपिगियन बॉडी फ्रॉम हियर टू हियर, ये मेलपिगियन बॉडी होता है, एंड फ्रॉम हियर टू हियर इट इज नेस्क है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक का ये नेस्क वाला भाग है, ये नेस्क है, और यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये जो भाग होता है ये हमारा फर्स्ट प्रॉक्सिमल सेगमेंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड प्रॉक्सिमल सेगमेंट है। इसमें जो है ये ब्रश बॉर्डर होती हैं, इसकी सेल्स में ब्रश की संख्या कम होती है, जबकि यहाँ पर ब्रश की संख्या ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से, और ये इंटरमीडिएट पोर्शन है जो कि अगेन सिलिएटेड होता है,
ये जो है सिलेटेड पोर्शन होता है, और इसके बाद जो है ये नैरो सिलेटेड इंटरमीडिएट सेगमेंट, और यहाँ से फिर आगे का भाग जो होता है वो क्लियर सेल्स वाला भाग है। और यहाँ पर देखिए अनेक ऐसी नलियाँ आके मिलती हैं जो कि एक कॉमन डक्ट के द्वारा इस कलेक्टिंग डक्ट में जाके खुलती हैं। तो ये डिस्टल सेगमेंट है और इसकी जो वाल है वो स्मूथ होती है, इनमें कोई ब्रश बॉर्डर नहीं होता, ये स्मूथ होती हैं, जबकि यहाँ तक का भाग ये सिलेटेड होता है। तो ये जो है मछलियों के ये टिपिकल टीलियास्टियन नेफ्रॉन है, डायग्रामेटिक है ये। इसके द्वारा अब हम इसमें इस डायग्राम में जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया है उसको समझते हैं। सो नाउ वी कम एट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन फ्रेश वाटर फिशेज। तो अब हम लोग जो है मछलियों में जो मीठे जल की मछलियां हैं उनमें यूरिन का फॉर्मेशन इस नेफ्रॉन के द्वारा कैसे होता है और फिर एक्सक्रीशन कैसे होता है इसको देखेंगे। तो जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं इनमें जो किडनी मुख्य रूप से जिन चीज़ों का उत्सर्जन करता है वो है हमारा क्रिएटिन और यूरिक एसिड। यहाँ पर जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं इनमें जो किडनी के द्वारा यानी कि जो उनका यूरिन है उनमें मुख्य रूप से क्रिएटिन और यूरिक एसिड का उत्सर्जन होता है, जबकि अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे यूरिन का जो मुख्य एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो यूरिया है। तो जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं उनके यूरिन में जो चीफ एक्सक्रीटरी मटेरियल है दैट इज क्रिएटिन एंड यूरिक एसिड। ये जो है माइनर नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है और ये यूरिन के माध्यम से निकाला जाता है। जो मेजर नाइट्रोजनस कंपाउंड हैं जैसे कि अमोनिया और यूरिया ये यूरिन के माध्यम से डिस्चार्ज नहीं किए जाते बल्कि ये गिल के द्वारा डिस्चार्ज किए जाते हैं। तो हम लोगों ने प्रारंभ में ही ये देखा था कि जो किडनी और गिल ये दो अंग हैं मछलियों के जो प्राइमरली या सेकेंडरी रूप से एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। किडनी के द्वारा यूरिन बनाया जाता है और यूरिन बॉडी से निकलता है, लेकिन यूरिन के माध्यम से जो उत्सर्जित पदार्थ हैं वो क्रिएटिन और यूरिक एसिड उत्सर्जित होते हैं, जबकि जो मेजर नाइट्रोजनस कंपाउंड हैं अमोनिया और यूरिया ये गिल के द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं, गिल के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। अब यहाँ पर एक्सक्रीशन जो है वो हम देखते हैं कि किडनी में जो नेफ्रॉन है उसके द्वारा जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो इसमें देखिए पहला जो है जो हम लोगों ने नेफ्रॉन देखा था इसमें हम लोग जो है फिर से देखते हैं इसके फिगर को, तो इसमें थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए इस फिगर में होता क्या है कि जैसे कि मैमल्स में या ह्यूमन बींग्स में जो हमारा मेल्पिगियन कार्बोक्यूल्स होता है यहाँ पर रीनल आर्टरी के द्वारा जो एफरेंट कैपिलरीज जो एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं यहाँ पर जो है अब एफरेंट आर्टेरियोल्स होती हैं, कैपिलरीज नहीं होती हैं। एफरेंट आर्टेरियोल्स के द्वारा ब्लड जो है वो यहाँ पर लाया जाता है और जो एफरेंट आर्टेरियोल्स है उसके द्वारा जो है ब्लड वो आता है और यहाँ पर ये कैपिलरीज का निर्माण करता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो है अनेक पतली पतली कैपिलरीज में बढ़ता है और इन बंच को द बंच ऑफ कैपिलरीज इन द बोमेन्स कैप्सूल इज नोन एज ग्लोमेरुलस। तो जब यहाँ से ब्लड आता है इस भाग से होते हुए आगे बढ़ता है, ये यहाँ से आगे बढ़ता है और ये पतली रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करता है तो यहाँ पर रुधिर दाब बहुत अधिक बढ़ जाता है।
और रुधिर दाब बढ़ने, दूसरी चीज जो इन कैपिलरीज हैं, इनकी वाल्स जो है वो बहुत पतली होती हैं। इस वजह से दाब बढ़ने के कारण इस रुधिर से बहुत सारा जो लिक्विड है वो इनकी इस पतली वाल से होके बाहर निकलता है और इस बोमेन कैप्सूल में आता है, इसमें इंटर करता है। इस प्रेशर के द्वारा, यानी जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है उसके द्वारा एफरेंट आर्टेरियोल से आता हुआ रुधिर वो बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद फिर ये कैपिलरीज जाके इफरेंट आर्टेरियोल्स, जो इफरेंट वेन्यूल्स है उससे जुड़ती हैं और वहाँ से ये बाहर निकाली जाती हैं। तो नेट जो फिल्ट्रेशन प्रेशर डेवलप होता है उसके द्वारा यहाँ पर पदार्थ जो मटेरियल हैं वो छनते हैं और छन के ये जो है वो बाहर निकलते हैं। यहाँ पर जो मटेरियल है वो छन जाते हैं और छन के जो है वो इसी प्रेशर के द्वारा इस कैविटी में यहाँ आते हैं। ये जो हमारा फिल्टर है वो यहाँ पर पहुँचता है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद ये जो पूरा फिल्ट्रेट है वो इस पूरी ट्यूब्यूल्स के द्वारा, ये जो पूरा ट्यूब्यूल्स है इसमें वो रन करता है, यानी कि जो फिल्ट्रेट है वो इस नेस्क के द्वारा फिर फर्स्ट प्रॉक्सिमल सेगमेंट में आता है, सेकंड प्रॉक्सिमल सेगमेंट में आता है और फिर सिलिएटेड डिस्टल पार्ट में जाता है। जो सिलिएटेड इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स है उनमें जाता है, फिर डिस्टल पार्ट में जाता है और यहाँ से फिर ये अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। तो इस पूरे पथ में मूवमेंट के दौरान जो हमारा फिल्ट्रेट है, यहाँ से जो हमारा सोडियम आयन है, जो इसमें हमारी सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है और ग्लूकोज है, ये सब रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इन दीवालों के द्वारा। इस वाल के द्वारा यानी नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल के द्वारा जो सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है और लगभग में सारा का सारा ग्लूकोज वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो फिल्ट्रेट है उससे जो ज़्यादातर जो सॉल्यूट है जो कि सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और ग्लूकोज के फॉर्म में था वो फिल्टर हो जाता है और इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ फिल्ट्रेट काफ़ी पतला होता जाता है। उससे ज़्यादातर मिनरल्स आयन जो है वो बाहर निकाल लिए जाते हैं और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यानी डिस्टल सेगमेंट में पहुँचते पहुँचते ये जो फिल्ट्रेट है हमारा, यहाँ से सारे सोडियम, क्लोराइड और ग्लूकोज रीनल ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो शेष बचता है वो यूरिन के रूप में कलेक्टिंग डक्ट में आकर कलेक्ट होता है। यह अब इसी जो रिमेनिंग पार्ट है फिल्ट्रेट का, इसी को हम यूरिन कहते हैं। ये जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं इनका यूरिन काफ़ी डाइल्यूट होता है और बड़ी अधिक मात्रा में होता है। तो मतलब इसमें अधिकांश जल ही होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो पदार्थ हैं वो रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब कमिंग ब्लड ऑफ रीनल आर्टरीज passes through efferent arterioles and gets filtered in Bowman's capsule due to net filtration pressure। जो रीनल आर्टरी का रुधिर एफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू आ रहा है वो बोमेन कैप्सूल में पहुंचकर ग्लोमेरुलस में नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के द्वारा फिल्टर हो जाता है और जो शेष भाग है वो फिर इफरेंट वेन्स या वेन्यूल्स के द्वारा आगे बढ़ जाता है। Now the filtered substance passes through ciliated nesk and proximal and distal segment of tubules. Here almost all of the sodium ion, chloride ion and glucose gets reabsorbed and remaining fluid is changed into dilute urine। तो इस तरीके से जब ये यहाँ से पास होता है तो यहाँ से ग्लूकोज, सोडियम, क्लोराइड आयन रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो शेष भाग है वो डाइल्यूट यूरिन के रूप में बदल दिया जाता है। द यूरिन अल्टीमेटली कलेक्टेड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड फाइनली रीच इनटू ब्लैडर बाय यूरेटर। तो जो यूरिन है वो विभिन्न ऐसी नलियों के द्वारा
कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता है और फिर ऐसे कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा ये यूरिनरी ब्लैडर में जाके इकट्ठा होता है। वहां से ये क्लोएका के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्लोएका जो है वो एक कॉमन छिद्र होता है, यूरिनोजेनिटल पोर कहते हैं जिसको, जिससे यूरिन और जेनेटिक मटेरियल दोनों पास किए जाते हैं। तो फिशेज में क्लोएका होता है। इस क्लोएका के द्वारा ये फाइनली एक्सक्रीट आउट किया जाता है। नाउ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, फ्रेश वाटर फिशेज प्रोड्यूसेज कोपियस अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। जो फ्रेश वाटर फिश है वो बड़ी मात्रा में काफ़ी पतला यूरिन वो उत्पन्न करती है। और ये मान के चलिए कि एक मछली प्रतिदिन या 24 आवर्स में लगभग में 3.5 लीटर यूरिन को पास करती है शरीर से। जबकि ह्यूमन बीइंग्स की बात किया जाए, जबकि इतनी बड़ी बॉडी होती है ह्यूमन बीइंग्स की, वो पूरे 24 आवर में एवरेज 1.5 लीटर यूरिन वो पास करता है या प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं इनमें कितना ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है। जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं इनमें लगभग में 3.5 लीटर यूरिन 24 आवर में बनता है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स में 1.5 लीटर यूरिन 24 आवर या पर डे कह सकते हैं वो बनता है। तो इस तरीके से जो फिशेज का यूरिन है वो काफ़ी पतला होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिनमें अधिकांशतः जल होता है और उत्सर्जी पदार्थ के रूप में इसमें यूरिया और क्रिएटिन पाए जाते हैं, जिसको हम लोगों ने पहले ही जान लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मैरीन वाटर फिशेज हैं उनमें क्या पोजीशन है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन मैरीन वाटर फिशेज, वर्ड इधर उधर हो गए हैं, इसको मैरीन वाटर फिशेज पढ़ना है। एक्सक्रीशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन मैरीन वाटर फिशेज, ये जो है हमारा ये मैरीन वाटर है, मैरीन वाटर फिशेज है। सो हियर मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन मैरीन वाटर फिशेज। तो मैरीन वाटर में देखते हैं, मैरीन वाटर में दूसरी स्थिति होती है। चूंकि देखिए जो फ्रेश वाटर फिशेज थी उनमें जैसे ज़्यादातर चीज़ों का जो आदान प्रदान है वो अभी हम लोगों ने आगे देखा डिफ्यूजन के द्वारा होता है। तो जो फ्रेश वाटर फिश है हमारी, इनमें जो इनकी बॉडी है, इनमें जो अंदर का बॉडी फ्लूइड है या साइटोप्लाज्म है वो बाहर के पानी से गाढ़ा होता है, इसलिए पानी इनके शरीर में बराबर इंटर करता रहता है और इसकी वजह से इनका शरीर बराबर फूलता रहता है, स्वेल करता रहता है, जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं इनकी। तो इनमें इसलिए हाई अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो शरीर से बाहर निकाला जा सके, इसलिए इनका जो यूरिन होता है वो काफ़ी पतला होता है, यूरिन अधिक मात्रा में बनता है। जबकि जो मैरीन वाटर फिशेज हैं यहाँ पर स्थिति दूसरी है। मैरीन वाटर फिशेज में जो बाहर का जल है वो ज़्यादा कंसनट्रेट है, ज़्यादा गाढ़ा है, तो यहाँ पर इनके शरीर से जो पानी है वो बाहर निकलता है। ऐसे में इनका शरीर जो है वो श्रिंक करने लगता है। तो ये जो पानी वाटर लॉस हो रहा है मैरीन वाटर फिशेज में, इसकी पूर्ति के लिए ये बराबर समुद्री जल को पीती रहती हैं ताकि शरीर में जल की मात्रा पर्याप्त बनी रहे, क्योंकि पानी डिफ्यूजन एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू वो बाहर निकल रहा है, पानी डिफ्यूज होके बाहर जा रहा है, तो बॉडी में पानी की कमी हो रही है और इस पानी को पूरा करने के लिए ये माउथ के द्वारा पानी पीती रहती हैं। अब चूंकि समुद्री जल पी रही हैं तो उस पानी के साथ इनमें कुछ आयन हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन है, सल्फेट आयन है, ये बॉडी में बड़ी मात्रा में इंटर करते हैं। तो इस हिसाब से ये रणनीति होती है मैरीन वाटर फिशेज में और इसके हिसाब से इनमें यूरिन फॉर्मेशन होता है। मैरीन वाटर फिशेज प्रोड्यूस concentrate and less amount of urine
इन कंपैरिजन टू फ्रेश वाटर फिशेज। जो मैरीन वाटर फिशेज हैं वो फ्रेश वाटर फिशेज की तुलना में काफ़ी कम मात्रा में यूरिन उत्पन्न करती हैं, प्रोड्यूसेज। Marine water fishes produces concentrate and less amount of urine in comparison to freshwater fishes. फ्रेश फिशेज की तुलना में ये काफ़ी कम मात्रा में यूरिन को प्रोड्यूस करती हैं। क्यों? मैरीन वाटर फिशेज एक्रीट चीफली मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन एंड सल्फेट आयन। SO4 है ये जो है SO4 है। So it is we can read it SO4 आयन। और इसको हम आगे भी बता चुके हैं कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें जल की आपूर्ति के लिए बराबर जल को पीना पड़ता है और मुख के द्वारा जो ये जल ग्रहण कर रही होती हैं उसके द्वारा मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फेट आयन इनमें इंटर करते रहते हैं। तो मैरीन वाटर फिशेज एक्रीट चीफली मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, सल्फेट आयन एटसेट्रा इन देयर यूरिन। दीज आयन्स इंटर्स इनटू द बॉडी विथ वाटर through drinking water by the mouth, and because the concentration of the outer water in marine habitat is more in comparison to body fluid of the marine fishes, so the body of the water tend to go out from the body by the process of exoosmosis, and in this way the a large amount of water get lost from the body. So in order to compensate the loss of water from the exoosmosis, the marine fishes tend to drink the marine water through the mouth, and in order to drinking the marine water they gets the magnesium ion, chloride ion, magnesium ion, sulfate ion and calcium ion inside their body through the marine water. तो जैसे जैसे ये समुद्री पानी को अंदर ग्रहण करती हैं उस पानी के साथ साथ जो सल्फेट आयन है, मैग्नीशियम आयन है और कैल्शियम आयन है ये इनके शरीर में इंटर करते जाते हैं। इट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, सल्फेट आयन इंक्रीजेज with the passage of time in the body of the marine fishes। मतलब समय के साथ इनके शरीर में मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, सल्फेट आयन की मात्रा बढ़ती जाती है और इनको जो है शरीर से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। सो द अदर सब्सटेंसेस, अच्छा, सम अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन मैरीन फिशेज इन द यूरिन ऑफ मैरीन वाटर फिशेज आर सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन एक्सेट्रा। तो जो मतलब इनका यूरिन है उनमें मुख्य रूप से मैग्नीशियम आयन होते हैं, कैल्शियम आयन होते हैं, सल्फेट आयन होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फ्रेश वाटर में पढ़ा था कि उनके यूरिन में मुख्य रूप से जो होता है वो क्रिएटिन होता है और यूरिक एसिड होता है, जबकि यहाँ पर इनके यूरिन में जो मुख्य रूप से हैं वो है मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन। इसके अलावा जो कुछ अन्य आयन इनके यूरिन में होते हैं वह सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन, ये थोड़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन अधिक मात्रा में होते हैं। उसका कारण ये है कि ये बराबर समुद्री जल को पीती हैं अपने शरीर में वाटर लॉस को पूरा करने के लिए, और इसीलिए इनके शरीर में जो समुद्र का जल है उससे मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन बराबर इंटर करते रहते हैं। तो इस तरीके से जो इनमें यूरिन बनता है उनमें वो काफ़ी गाढ़ा होता है, उनमें मिनरल्स, आयन की मात्रा बहुत अधिक होती है, और जो यूरिन है जो फिल्ट्रेट होता है उनमें से जो अधिकांश मात्रा है जल की, जो मैरीन वाटर फिशेज हैं इनमें जो ये ट्यूब्यूल का पार्ट है, जैसे कि हम लोगों ने फ्रेश वाटर फिशेज में देखा था सोडियम, क्लोराइड इन सबको एब्जॉर्ब किया जाता था, यहाँ पर इसका उल्टा होता है।
मैरीन वाटर फिशेज में इन ट्यूब्यूल्स के भाग में जल यानी वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, आयन को ऐसा छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आयन वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ शरीर में मिलते रहते हैं। इस वजह से जो इनका यूरिन है वो उससे जल को निकाल लिया जाता है। आयन वैसे पड़े रहते हैं, इसलिए वो बराबर गाढ़ा होता जाता है और अमाउंट में कम होता जाता है। तो इसीलिए जो मैरीन फिशेज हैं वो काफ़ी कम मात्रा में यानी लेस अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करती हैं और काफ़ी कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। अब जो दोनों तरीके की मछलियां हैं, इनमें यूरिन की फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया और फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट है उसमें विभिन्न पदार्थों के रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के नियंत्रण में होती हैं। जैसे कि वर्टिब्रेट और ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा देखा गया है कि इनमें भी जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है वो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स के नियंत्रण में होती हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज बोथ इन मैरीन एंड फ्रेश वाटर टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स इन ऑल टाइप ऑफ फिशेज। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो फ्रेश वाटर हैं और मैरीन वाटर हैं इनमें देखा कि इनके यूरिन का कंपोजिशन क्या है और यह कंपोजिशन क्यों होता है, क्योंकि दोनों में अलग अलग प्रकार के वातावरण में रहने के कारण ज़रूरतें शरीर की अलग अलग होती हैं। उनमें आयन और उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अलग होती है। इस वजह से दोनों का यूरिन वो डिफर करता है। मैरीन फिशेज में भी जो बाकी एक्सक्रीटरी पदार्थ हैं जैसे यूरिया है, अमोनिया है, वो गिल्स के द्वारा ही एक्सक्रीट किए जाते हैं, गिल्स के द्वारा ही उसको निकाला जाता है। इसको जब हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे जो यूरिया है उसका रोल है ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने में दोनों तरीके की फिशेज में। तो ये रहा द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, formation of urine and the factors which determine the concentration of urine in different fishes both in freshwater fishes and marine water fishes. Hope it will be beneficial to all of you, and with this very thanks, and once again I appeal to all of you that if you have desire to involve in preparation of civil services, then attach with our channels and also recommend this with your friends so they also gets benefited from this. Now thanks to all of you. जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो हम लोग इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।